मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और आप सब लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और जो भी कर रहे होंगे, कहीं भी जॉब करें आप लोग, कोई भी काम आप जिंदगी में करें, लोगों को इज्जत लाजमी दिया करें, क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसे मिले। और बानो आपा का एक कॉल है जो यहाँ पर कोट करना बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, समझौता भी एक तरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत जो है वो दो तरफा ही होती है और ये गिव एंड टेक का मामला होता है। आप लोगों से जबरदस्ती अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, कुछ भी कर ले। हाँ, अलबत्ता लोग आपकी पोजीशन से डर के तो आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन दिल से आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो आपको कितनी इज्जत मिलेगी ये भी डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर कि आप लोगों को कितनी इज्जत दे रहे हैं। आप जितनी इज्जत देंगे उतनी ही इज्जत आपको रिटर्न में मिलेगी। लिहाजा अगर आप इज्जत चाहते हैं तो दूसरों को भी इज्जत देना सीखे। तो ये आज का पैगाम था। और ये चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम इनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज के बाद हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा गौर करना है और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जनाब, फिटनेस के बरकरार रखने में सबसे अहम किरदार डॉक्टर्स का ही होता है और किसी भी मुआशरे की अगर ओवरऑल सेहत की बात की जाती है ना, तो डॉक्टर्स का किरदार एक मसीहा की तरह होता है। और हमने वो देखा भी, उनका सारा किरदार जब कोरोना ने हमारे सर पर एक मसला एक बनकर जब हमारे सर पर वो आया था, और इस हर मुआशरे में तस्लीम भी उन्हें किया जाता है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डॉक्टर्स का, खासतौर पर यंग डॉक्टर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और एक वक्त था कि पाकिस्तान में बच्चे की पैदाइश के साथ ही ना ये मनसूबाबंदी शुरू की जाती थी कि उसे डॉक्टर ही बनना है बड़े होके। और वालिदैन की इस नौयत के ख्वाहिशात और उनका बार बार तज़किरा बच्चों के जहन में भी ये सोच पुख्ता कर देता था कि उनकी कामयाबी का जो तमाम तर दारोमदार है वो डॉक्टर बनने पर ही है। और वक्त के साथ साथ वालिदैन का ये ख्वाब बच्चों का ख्वाब भी बन जाता था। और बड़े होकर अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वो क्या बनना चाहेंगे, तो ज़्यादातर यही जवाब में मिलता था, यहाँ हम डॉक्टर बनेंगे या बनूंगी या बनेंगे। मगर ऐसा लगता था कि हालात ने अब कुछ पलटा खाया है। कुछ देर बाद हमने ये देखा कि डॉक्टर्स बनने का ख्वाब ना तो अब बच्चों में रहा है और ना ही उनके वालिदैन में, कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। पाकिस्तान में आए रोज़ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज भी हमारे सामने ही आता है। तो क्या वजह है कि आए रोज़ जो यंग डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज करते हुए हमें सड़कों पर नजर आते हैं? और पाकिस्तान में यंग डॉक्टर्स के क्या मसाइल है? क्या हमारा मुआशरा डॉक्टर्स को डॉक्टर की हैसियत से मानने से इनकारी है या कोई और वजह भी है? इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमने आज दावत दे रखी है। डॉक्टर मुदस्सिर नवाज हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल है। डॉक्टर मुदस्सिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मुदस्सिर, आज यंग डॉक्टर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज के दिन को मनाने का मकसद क्या था, क्यों आज के दिन को ही मुख्तस किया गया है? देखिए, इसका आगाज़ में जो आपने स्टार्ट में अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बात की थी, जो आपने टेक होम मैसेज दिया था, उसी से मैं इसका आगाज़ करूँगा। अच्छा। कि इज्जत देनी चाहिए जी। आप देखिए कि जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो हमारा स्पेसिफिकली इसमें आते हैं हाउस ऑफिसर्स, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स, मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर रजिस्ट्रार्स तक इनमें आते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा ओवरबर्डन्ड, सबसे ज़्यादा हेक्टिक और सबसे ज़्यादा लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं। अच्छा। हमारे प्रोफेशन में। अच्छा। आप देखिए, अगर एक पीजीआर या एक हाउस ऑफिसर की हम पर वीक वर्किंग आवर्स देखें ना, तो वो मोर देन 80 आवर्स होते हैं। और वो इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड एनवायरनमेंट होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देख लें, आप हमेशा से ये इसको कोट करेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और वो सारे रश को कैटर, मोर देन 90% ऑफ दैट रश इज़ कैटर्ड बाय यंग डॉक्टर्स। तो उसमें फिर आए रोज़ जब आपके पास सहूलियात कम हो, आपकी डिमांड ज़्यादा हो, काम ज़्यादा हो, तो उसमें चीज़ें जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी ख़राब होती हैं, आए दिन मसले मसाइल भी होते हैं। और उन सब का जो निशाना है ना, वो यंग डॉक्टर्स को बनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है जो ऐसा तबका जो सबसे ज़्यादा आपका काम कर रहा हो और आपकी किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन हो, तो उनको उनके अच्छे काम पे अगर ये छोटी सी एक एप्रिसिएशन मिल जाए ना, तो वो उनकी, जिसे आप कहते हैं ना कि एक बूस्टर मिल गया है, एक वो रिफ्रेश हो गए हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। इन छोटी छोटी जो है ना वो एप्रिसिएशन से आपका काम करने का अंदाज, आपकी काम करने की लगन जो है ना वो और बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसको भरपूर अंदाज से मनाना चाहिए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल डॉक्टर मुदस्सिर डॉक्टर्स की बात करूँ तो मुझे बताइए, पाकिस्तान में क्या सारे डॉक्टर्स को उस तरह की सहूलियात मुहैया नहीं की जाती हैं जो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स को मिलती है?
अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है हेल्थ के वो उसके तो हम करीब करीब भी नहीं है। अच्छा। उसकी वजह शायद ये है कि हमने अभी तक आप देखें अगर लाहौर में अगर हमने कोई मेजर टर्शरी केयर हॉस्पिटल देखा है तो वो लास्ट टाइम जो बना था वो जिना हॉस्पिटल है और दैट वाज इन 1990। उसके बाद आप देखें पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होता है, HR को हायर करना होता है, लेटेस्ट जो चीज़ें हैं जो आपको आपके ट्रीटमेंट में और आगे मरीजों के इलाज में फ़ायदा देती हैं या हेल्प आउट करती हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो उससे क्या होता है कि एक डॉक्टर जिसकी कैपेसिटी है कि वो दिन में अगर लेट्स सपोज 20 पेशेंट्स चेक करेगा अपने OPD आवर्स में इन 5 आवर्स, तो वो हर पेशेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेगा, उसकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे तरीके से लेगा, उसका डायग्नोसिस बनाने में उसको टाइम मिल जाएगा और अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएगा। लेकिन जब उसी 20 पेशेंट की जगह 5 आवर्स में उसको मोर देन 200 to 50 पेशेंट्स देखने पड़ेंगे, तो आप ये देखें पर पेशेंट टाइम जो है जहाँ पे वो 15 से 20 मिनट दे रहा था वो उसके 1.5 से 2 मिनट पे आ गए। तो 1.5 से 2 मिनट में उसने पेशेंट को चेक भी करना है, उसकी हिस्ट्री लेके उसका डायग्नोसिस भी बनाना है और ट्रीटमेंट भी देना है। तो ये खास वजह ये होती है जिससे अक्सर आपने देखा होगा मरीजों को कि जी हमारी बात नहीं सुनी, फटाफट दवाई लिख के दे दी। उसके पीछे मकसद ये कि जो वहाँ पे बैठा हुआ डॉक्टर है वो भी बेचारा परेशान है। आप देखिए उसको पता चलता है कि बाहर जो जिन लोगों ने OPD की स्लिप बनवाई है वो 300 से 400 लोग हैं, मेरे पास 5 घंटे हैं, तो मैं अगर उसको डिवाइड भी करूं तो मोर देन 2 to 3 मिनट्स में एक पेशेंट को नहीं दे पाऊंगा। उसके बावजूद फिर आप लोग बड़ी दफ़ा कोट करते हैं कि मरीज वापस चले गए, डॉक्टर्स उठ के चले गए। उसकी वजह ये होती है कि 2 बजे तक OPD का टाइम है, 2 बजे तक उसने जितने पेशेंट्स देखने थे वो देख लिए। तो डॉक्टर मुदस्सिर वही कोट करेंगे ना जो हो रहा होता है, मैं वही बता रहा हूँ। उसके पीछे दिख रहे होते हैं असल चीज ये है कि आप लोगों ने तो वो दिखा रहे होते हैं, उसके पीछे रूट कॉज क्या है, असल प्रॉब्लम उसको आज के दिन के जो है ना वो लिहाज से इन चीजों को भी उजागर करना चाहिए कि आया क्यों ऐसा हो रहा है कि आए दिन हॉस्पिटल्स में इश्यूज हो रहे हैं, मरीज भी नाराज हैं, डॉक्टर्स भी नाराज हैं, मतलब जो चेक कर रहा है वो भी नाराज है, जो चेक करवा रहा है वो भी नाराज है। तो इट मींस कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करेंगे तो ये नेवर एंडिंग इश्यूज है। दूसरी जो आपने इंट्रो में एक और बात की कि एक वक्त था कि लोग कहते थे कि हमारा ख्वाब ही है कि हमने डॉक्टर बनना। मतलब जब हम लोग आज से 15 साल पीछे चले जाए, जब हम लोग इस फील्ड में आए थे, हमने FSC प्री मेडिकल की और उससे आगे MBBS करके आगे, तो हमारा ये ख्वाब था क्यों कि ये एक डिग्निफाइड प्रोफेशन काउंट होता था। आप किसी माशरे में बैठे हैं तो आपने सिर्फ ये इंट्रो कराया कि आप डॉक्टर हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट में खड़े भी हो जाते थे। दूसरी चीज ये होती थी पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों को हमेशा ये होता है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे वेल सेटल्ड हो, ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो ये प्रोफेशन ऐसा था कि जिसमें आप एटलीस्ट विद ग्रोइंग एज आप स्टेबल हो जाते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे ऐसा नहीं रह गया। अच्छा, अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं, क्योंकि मैं यंग डॉक्टर, क्या शुरू से ही ऐसा था या अब आके कुछ सालों में ये चीजें हुई हैं? ये कुछ सालों से ऐसी चीजें हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल डॉक्टर्स की फॉर्म में आता जा रहा है। सिर्फ पंजाब की बात करें तो ऑन एवरेज पर ईयर 7 से 8 हज़ार डॉक्टर सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम को उनको जॉब देने के लिए जो सिस्टम के पास कैपेसिटी है वो है 1500 to 2000। मतलब ये कि आपने 8000 डॉक्टर बनाया, 2000 को आपने जॉब दे दी, बाकी 6000 को जॉबलेस कर दिया। तो वो जब डॉक्टर बन के आप एट द एज अराउंड 27-28 आप डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद फिर सारी फैमिली की पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि 30 साल हो गए इस पे इन्वेस्ट करते हुए, ये अगर हम एटलीस्ट हमें कुछ नहीं दे सकता तो ये अपने आप के लिए तो हो जाए। तो लेकिन होता क्या है कि आप हाउस जॉब में भी आते हैं तो आप अनपेड काम कर रहे होते हैं। जितने लोग, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने लोग पेड हैं हाउस जॉब में, उतने ही लोग अनपेड काम कर रहे होते हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पर वीक 80 to 90 आवर्स जॉब करना, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट पेड फॉर दैट। उसके बावजूद भी आप काम करें तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप बदजन होना शुरू हो जाते हो। जब कोई भी फील्ड हो, जब आप मेहनत करें आपको उसका उतना रिवार्ड नहीं मिलेगा ना, तो मैं ये ह्यूमन नेचर है कि आप कभी भी अपना 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकते। तो डॉक्टर मुदस्सिर, आपको लगता है ये एक वजह है या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है, हमारी कंट्री से जो डॉक्टर्स हैं वो जाते जा रहे हैं बाहर? देखिए ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अब देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1990 में लास्ट हॉस्पिटल जिना, अब जाहिर है जब पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, अगर हम 1990 में और 2022 में बैठे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर और कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट लाहौर की पॉपुलेशन डबल हो गई होगी। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। तो अगर डबल पॉपुलेशन है तो उनको इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात भी हमें डबल करनी चाहिए, वो नहीं हो रही। तो उससे क्या होता है, एक तो हॉस्पिटल में इशू आता है, दूसरा जो वो डॉक्टर है जब वो देखता है अपने काउंटर पार्ट्स को कि यार मैंने जो एग्जामिनेशन किया, मैंने जो पढ़ा है, मेरे साथ जिन लोगों ने पढ़ा है वो आउट ऑफ द कंट्री जाके, जिस तरह आपने ब्रेन ड्रेन की बात की, तो वो अर्न कर रहे हैं मिलियंस में।
मैं अभी यहाँ पे बैठ के यहाँ तो अनपेड हूँ या थाउजेंड्स में हूँ, तो वो फिर आपको एक नेचुरली होता है कि यार, और फिर उसके बाद अगली चीज़ जो आए दिन सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, तो उससे आप बदजन होते हो कि यार आप अब देखें, एक बंदा जो हमारी कॉल्स होती हैं, आप सुबह 8 बजे हॉस्पिटल आए, अगले दिन 2 बजे आपने वापस जाना है, मतलब 30 आवर्स स्ट्रेट अवे आपने काम करना है। और ये ट्वाइस अ वीक होता है राउंड अबाउट। अगर मैं कहूँ बड़ा इजी रोस्टर है एचओस का या हमारे जो यंग पीजीआर होते हैं उनका, तो उन्होंने एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक 30 आवर्स की स्ट्रेट अवे कॉल करनी है। अच्छा। वो 30 घंटे से एक बंदा जाग रहा है हॉस्पिटल में जहाँ पे इतनी ज़्यादा रश है, मुसलसल वो काम कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स होता है और वो लोहाइकिन से मार खा रहा होता है, और जिसकी वजह से उसकी रीजन भी कोई नहीं होती, उसका कसूर भी कोई नहीं होता। बाय डेफिनेशन डॉक्टर का क्या काम है, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोज किया, उसकी हिस्ट्री ली कि उसको ये इशू है, आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। अब अगर हॉस्पिटल में उसको बेड नहीं मिल रहा, अगर हॉस्पिटल में उसको मेडिसिन नहीं मिल रही, जिस वजह से वो सरकारी अस्पताल की अगर बात करें वहाँ पे आया है, उसको मेडिसिन फ्री नहीं मिल रही, या उसको वेंटिलेटर्स या इस तरह की चीज़ें जो हमें ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करती हैं सीरियस पेशेंट्स को, ऑक्सीजन है, आपकी वैक्सीनेशन है, आपके इंजेक्शन हैं, वो सारी चीज़ें अगर उसको नहीं मिल रही, तो मरीज को ये लगता है कि मैं तो डॉक्टर के पास आया हूँ, क्योंकि उसका काउंटर सिर्फ डॉक्टर के साथ हो रहा है, उसको वो नहीं मिल रहा है, उसको लगता है इसकी वजह से नहीं मिल रहा। बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता। मैं आपको एक बड़ा दिल खराश बात बताऊं कि हर हॉस्पिटल में ये हो रहा है। अच्छा। हर हॉस्पिटल में ये हो रहा है कि आपको डिसाइड करना होता है उस यंग डॉक्टर को जो आईसीयू में बैठा है वेंटिलेटर्स को लेके, कि आया जो मेरे पास कॉल आई है पेशेंट की कि इसको वेंटिलेटर चाहिए, मैंने इसकी लाइफ एट रिस्क डालनी है, या जो पेशेंट ऑलरेडी ऑन वेंट है उसको जो है वो मैंने रिस्क पे डालना है। क्योंकि आपके पास एक पेशेंट की कॉल आई है कि जी ये पेशेंट है, ये बड़ा सिक है, हाँ। और इसको अगर आपने मसनूई सांस जिसको वेंटिलेटर बोलते हैं वो ना दिया तो खदशा है कि ये विद इन आवर्स इसकी डेथ हो जाएगी। आप जब उसको एनालाइज करते हो तो आप भी इस डायग्नोसिस पे पहुंचते हो कि अगर आप इसको वेंटिलेटर देंगे तो ये बच जाएगा, सही। अगर नहीं देंगे तो ये मर जाएगा। ओके। उसके बाद आती हैं आपके पास सहूलियात। जब आप अपने पीछे आईसीयू में देखते हो तो आप देखते हो वेंटिलेटर तो खाली कोई नहीं है, हाँ। तो आप बड़े इस तरह ना वो कहते हैं दिल आजारी के साथ या इस तरह करके आप उसकी कॉल पे लिख देते हो नो बेड अवेलेबल। अब आपने अटेंडेंट को लिख के दिया है कि मेरे पास बेड नहीं है। Exactly. वो आधे घंटे में घूमेगा खपेगा, उसको बेड कहीं नहीं मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वेंटिलेटर का मिनिमम पर डे मोर देन 1 लाख होता है। Exactly. वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 70% लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। Exactly. तो इस सारे क्योस में क्या होता है, आधे पौने घंटे में मरीज की डेथ हो जाती है। अब जिसका बहन भाई माँ बाप बच्चा जो जिसकी डेथ हुई है उसके इमोशनल सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हैं, तो उसको लगता है कि वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से डेथ हुई है और वेंटिलेटर किसने नहीं दिया, इस डॉक्टर ने। तो वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं। तो हमें इन चीज़ों से सीखना ये चाहिए कि हम इनकी तादाद बढ़ाएं, हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ाएं। जब लोगों को उनकी सहूलियात मिलेगी ना तो क्योस भी नहीं होगा, और दोनों पार्टीज पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों खुश रहेंगे और मुल्क का फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर, आए रोज यंग डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे होते हैं, ओपीडीज भी बंद कर दी जाती हैं और सड़कों पर निकल आते हैं। एक दफा मुतालिबात आपके माने जाते हैं, आपके साथ सेटलमेंट होती है, आप लोग चले जाते हैं, दोबारा से कुछ महीनों बाद वापस आ जाते हैं। तो ये क्या कियोस तो यहाँ पर भी मच रहा होता है। परेशान तो तब भी जो इतनी दूर दूर से पेशेंट्स आए होते हैं तब भी हो रहे होते हैं। जी, अब आपने ना ये 2 बातें की, इनको मैं 2 हिस्सों में आंसर करना चाहूंगा। मैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब का सदर हूँ जी। तो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको लीड भी कर रहा होता हूँ, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। कभी भी प्रोटेस्ट पे हम डायरेक्ट नहीं जाते। लेट्स सपोज एक इशू आया कि जी इस हॉस्पिटल में हमारे पास मेडिसिन नहीं है, या इस हॉस्पिटल में जिस तरह लास्ट टाइम कोविड आया था, तो हमें उसको टैकल करने के लिए ना हमारे पास पीपीईज है ना हमारे पास डॉक्टर्स है उतने। पेशेंट टर्नआउट ज्यादा है, डॉक्टर्स कम है, आप डॉक्टर्स को बढ़ाएं। उसमें हम पहले वार्ड टू वार्ड सेंसिटाइजेशन करते हैं। अच्छा। फिर हम प्रेस रिलीजेस देते हैं, फिर आप मीडिया की तवज्जो से हम मीडिया पे आके इसके अपना लाए अमल लेते हैं। फिर हम इनको जो है ना वो आप कह सकते हैं बीइंग ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा थ्रेड करने की कोशिश करते हैं कि आप ये चीज़ें दे दें, इससे आपके पेशेंट्स का फायदा है, वरना हम मजबूर होंगे कि हमें प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको पता है, आप लोग तो हर चीज़ कवर करते हो, कि ये इशू बनता जा रहा है कि जब तक आप अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं। इवन ये कुदरत का भी असूल है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं देती। तो ये जब हम प्रोटेस्ट तक पहुंचते हैं ना, उसके पीछे 3 माह की सेंसिटाइजेशन होती है, कम्युनिटी में भी और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी, सेक्रेटेरिएट में भी हम मल्टीपल टाइम मीटिंग्स कर चुके होते हैं। और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका जवाब दूंगा, जब हम प्रोटेस्ट पे आते हैं तो ऑब्वियसली एक प्रेशर आता है, मीडिया उसको कवर करता है, इनके ऊपर प्रेशर आता है पॉलिटिशियंस के, फिर वो हमारे पास आते हैं डायलॉग्स के लिए। वहाँ में बैठ के कमेटीज होती हैं, कमेटी में टाइम फ्रेम दिया जाता है। लेट्स सपोज हमने कहा जी कि ये फलाना हॉस्पिटल है, इसमें हमें मेडिसिन चाहिए
और 5 वेंटिलेटर्स चाहिए। अच्छा। तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं कि जी विद इन 3 मंथ्स हम आपको ये चीजें स्टेप बाइज फाइनेंस से होके दे देंगे। ठीक है। हम वापस चले जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। वो 3 माह गुजरते हैं, हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे होते हैं। मतलब मेरे लिए ड्यूटी ऑफ करके सेक्रेटेरिएट जाना, वहां जाकर उनसे फॉलो अप लेना मुश्किल होता है, लेकिन हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे होते हैं। फिर वो हमें जब लारे लगाए जाते हैं, अभी फाइनेंस से नहीं आया, अभी हेल्थ ने अप्रूव नहीं किया, अभी सीएम ने अप्रूव नहीं किया, वो टाइम गुजर जाता है। पीछे फिर लैप्सेस हो रहे होते हैं। लैप्सेस क्या हो रहे हैं, अगर मैंने 5 वेंटिलेटर मांगे हैं तो इसका मतलब है पर डे ऑन एवरेज 5 से 10 लोगों की डेथ हो रही है इस चीज की वजह से कि वेंटिलेटर्स नहीं है। तो फिर वो हमारे दरमियान सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे होते हैं, डॉक्टर्स और मरीज आपस में दस्तों गिरबां हो रहे होते हैं। हम अग के फिर इनके पास जाते हैं या फिर हमें कोई शुगर कोटेड पिल दे देते हैं। तो इसलिए प्रोटेस्ट की वजह ये होती है, और इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से अगर कोई चीजें मिलती हैं तो वो इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से ही मिलती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो इससे पिछली गवर्नमेंट है, उन्होंने हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया था। इससे आने से पहले मैं आपको सेकंड फेज का जवाब देना चाहूंगा कि दूर दराज से लोग आए होते हैं ओपीडीज में। तो यहाँ पे भी बेसिक सवाल ये बनता है कि एक बंदा जो पंजाब की किसी पेरिफेरी से था, उसको कोई इशू था, तो ऐसा क्या मसला बना कि वो उठ के लोधरा से या पंजाब के दूर दराज इलाके से लाहौर क्यों आया? वो गरीब मरीज है, उसको पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो किसी से उधार मांग के किराया लेके लाहौर तक क्यों पहुंचा कि जो यहाँ पे फैसिलिटीज है वहां पे है ही नहीं। बिल्कुल। अगर वहां पे एक हॉस्पिटल अच्छा बन जाएगा, वहां पे आप सारी फैसिलिटीज दे देंगे, तो वो वहां से चल के यहाँ पे नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। तो वो जो ये होता है ना कि दूर दराज से मरीज आए और ख्वार हो रहे, उसके पीछे रीजन ये होती है कि सिर्फ लाहौर को आप कंजेस्टेड करते जाएंगे अगर, तो जाहिर है सारा पेरिफेरी का बर्डन यहीं पे पड़ेगा और यहाँ से इशू होगा। अब दूसरी बात जो मैंने आपसे की थी कि लास्ट टाइम जो हमने प्रोटेस्ट की हॉस्पिटलाइजेशन की प्राइवेटाइजेशन पे, उसमें यह था कि हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा था। आप देखें, सारे ये मानते हैं, जुबानें ज़्यादा आम है कि सरकारी अस्पतालों में हमें भी पता है कि बहुत बुरे हालात हैं, फिर भी लोग इतनी बड़ी तादाद में क्यों जाते हैं? इसलिए कि वो बेचारे मजबूर होते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, वो महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब वो सरकारी हॉस्पिटल में आएंगे और उन्हें वहां भी पता चलेगा कि जी अब इलाज जो आपका वो प्राइवेटाइज हो गया, तो उनका वहां आने का मकसद तो खत्म हो गया। तो हमें पता है, क्योंकि एक पेशेंट जो है वो बेशक अगर हमारे साथ लड़ रहा होता है ना, तो हम उसका दुख भी देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं यहीं से दवाई दे दें, सस्ती दवाई दे दें, हमारे बच्चे के ये हालात हैं, आप इतना लेट क्यों आए जी इलाज को, अपना बच्चे को चेक करवाने, पैसे नहीं थे, हालात ऐसे नहीं है। तो ये मजबूरियां हम समझ रहे होते हैं, तो ये इनका भी गम होता है, जो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपकी ट्रेनिंग ऐसी भी होती है कि आपसे नहीं रहा जाता, आप बाहर निकलते हो। डॉक्टर मुदस्सिर, इसका हल क्या है? क्या फिर सारी हुकूमत को, यहाँ पे डॉक्टर्स को फिर एक पेज पर आना पड़ेगा अवाम की सहूलत के लिए? बिल्कुल आना पड़ेगा, इसमें किसी की अना की जंग नहीं है। हमें ग्राउंड रियलिटीज को समझ के आपस में, हम अगर क्लेम करते हैं कि हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसका सिर्फ मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करें। हम इनको मल्टीपल टाइम्स आपके तवज्जो से भी तजावीज़ देते हैं कि आप इस तरह के, लेट्स सपोज अभी आपको बताऊं कि 15 से 20 हज़ार डॉक्टर्स पंजाब में अनपेड है, वो सिस्टम से बाहर है, बगैर नौकरियों के है, तब उसका घर का पेट ही नहीं पल रहा होगा, पैसे के बगैर आपको पता कुछ नहीं होता, तो वो फिर वो डिमोरलाइज ही होगा। जितनी महंगाई हो चुकी है, तो हम आपस में बैठे रूट कॉज डिसाइड करें। तो रूट कॉज क्या है कि आप अपनी आबादी के बढ़ते हुए तनासुब के साथ उसी तरह हॉस्पिटल्स बनाएं, गरीबों को फायदा होगा, डॉक्टर खुश होगा, जो सहूलियात है वो दी जाए। ये हमारा बुनियादी हक है कि हमें सेहत की सहूलत दी जाए और मयारी सेहत की सहूलियात दी जाए। यंग डॉक्टर्स का आज आलमी दिन मनाया जा रहा था और डॉक्टर मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर अपना मौक़िफ़ आपने हमारे साथ शेयर किया है। और जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा खेल और खिलाड़ी का। तो जनाब, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और मैं बारिहा मरतबा ये बोल भी चुकी हूँ। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस भी मैदान में हो वहाँ अपना लोहा जरूर मनवाते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की खवातीन की, तो वो भी मर्दों से अब कम नहीं है और ना ही पीछे रही हैं। हर खेल हो या फिर हर मैदान में वो अपना लोहा मनवाती ही आ रही है और बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करती नजर आती हैं। आज भी मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी ही बाहिम्मत खिलाड़ी खवातीन से करवाने जा रही हूँ जनाब, जिनका नाम है, एक जो हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया हिजाजी हैं। पहली खातून है जो घुड़सवारी नेज़ाबाजी करती हैं और बहुत से मुकाबलों में
हिस्सा भी ले चुकी हैं और टेंट पेगिंग की टीम की कप्तान भी हैं और बहुत सी अचीवमेंट की उनकी और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन मेरे सामने वो बैठी हुई हैं। लेकिन मैं उन्हीं से जानूंगी तमाम तर बाकी उनकी अचीवमेंट्स। और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है नूरुल ऐन है, वो भी टेंट पेगिंग की टीम की मेंबर हैं और उनकी भी काफ़ी अचीवमेंट्स है जो उन्हीं से जानेंगे। तो जनाब उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनको वेलकम कहते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सुमैया आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और नूर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ठीक है आप दोनों? जी सुमैया आप ही से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो बताइए ये कब से आपने स्टार्ट किया इसमें, इस फील्ड में कब से आई हैं? मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं अच्छा। इस फील्ड में। हाँ जी, स्टार्ट मैंने बेसिक हॉर्स राइडिंग से ही किया था। उस टाइम तो इतना नहीं था कि आगे टेंट पेगिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और इसको हम एज अ स्पोर्ट लेके चलेंगे। अच्छा, ठीक है। जिस तरह शौकिया कोई बंदा गेम करता है उस तरह कह रहे थे। बट लेटर ऑन फिर मैंने हॉर्स बैक आर्चरी इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में, क्योंकि मैं आर्चरी भी प्रैक्टिस कर रही थी ग्राउंड पे। तो उस टाइम ये था कि यहाँ पे कोई लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे आर्चरी को। सही। और हॉर्स बैक आर्चरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, अब आके थोड़ा स्टार्ट हुआ है, लोगों ने करनी शुरू की है और मैं जो हूँ अब जो टेंट पेगिंग पे मेरा ज़्यादा हो गया फोकस। हाँ, फोकस हो गया है। ठीक है, तो नूर आपको कितनी देर हो गई है ये करते हुए? मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं। ओके। और सरप्राइजिंगली मैंने और सुमैया ने एक ही क्लब से राइडिंग सीखी है। और लेकिन जब हम टेंट पेगिंग टीम में इकट्ठे हुए देन वी बिकम फ्रेंड्स। तो घोड़ों का शौक मुझे बचपन से था। अच्छा। फादर के साथ फार्म पे जाया करती थी, वहाँ पर कैटल जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन, तो घोड़ा रखा हुआ था फार्म पे बचपन से। लेकिन जब मैंने अपना एज ए डिज़ाइनर जॉब स्टार्ट की एंड आई वाज सो इनटू वर्क, आई रियलाइज कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, कुछ पैशन एक्सप्लोर करना चाहिए। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि राइडिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे शौक तो है। सही। तो देन आई जॉइन दिस क्लब और उस क्लब के अंदर फिर जर्नल राइडिंग करने स्टार्ट की। और लास्ट ईयर 2001 में हमारी ये टीम फॉर्म हुई EFP के थ्रू। इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया टू फॉर्म फर्स्ट विमेन इक्वेस्ट्रियन टीम, टेंट पेगिंग टीम सॉरी। तो उस टीम के अंदर 4 विमेंस की सिलेक्शन हुई, मी एंड सुमैया वन ऑफ द टीम मेंबर्स। तो और फिर हम साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में हमारी ट्रेनिंग हुई टेंट पेगिंग और प्लस फ्रेंडली कंपटीशन भी था साउथ अफ्रीकन की टीम के साथ। सो एंड वो हमारे लिए कह लो एक ग्राउंड ब्रेकिंग वो चीज़ थी कि हमने एक चीज़ स्टार्ट कर दी है और उधर से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। और फर्स्ट टाइम कि लेडीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे पाकिस्तान में। इससे पहले हाँ जी इंटरनेशनली लेडीज़ नहीं जाके परफॉर्म किया आज तक। हाँ जी, और ये फर्स्ट टाइम जो यहाँ से पाकिस्तान से गई जाके परफॉर्म किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी जो हमारे देखने वाले हैं सुमैया, उनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दे टेंट पेगिंग है क्या, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, टेंट पेगिंग तो हमारी एक बहुत कॉमन सकाफती खेल जिसे आप कह लें, हमारा ट्रेडिशनल एक स्पोर्ट है और सदियों से ये चलता आ रहा है, जिसमें आप हॉर्सेस पे नेज़े लेके भागते हैं और उसके बाद आपने पेग ग्राउंड में लगा होता है, उसको आपने स्पीड में पुल आउट करना होता है पेग को। तो बेसिक इसका यही है। लेकिन वॉर से रिलेटेड अगर आप इसको करें पुराने ज़मानों में से कि उस टाइम टेंट्स वगैरह और घोड़ों जहाँ बांधते थे उनके किले लगे होते थे। तो जो ओपोनेंट टीम्स होती थी वो आके आपके उखाड़ देती थी, किले उखाड़ देती थी। तो ये वहाँ से एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ और फिर उसको एक गेम की वो दे दी गई है। लेकिन ये तो हमारे तो हाँ सदियों से चलता आ रहा है। उस तरह से इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती क्योंकि मीडिया पे या इस तरह से नहीं आता। लेकिन जब हम इस गेम में इन्वॉल्व हुए हैं ज़्यादा डीपली तो हमें पता चला है कि छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक इसकी खेली जाती है, बहुत ज़्यादा खेली जाती है और हज़ारों सवार हैं और हज़ारों मतलब इस गेम में घोड़े और ये सब यूज़ होते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इसको मीडिया पे नहीं दिखाया जाता, पॉपुलैरिटी नहीं है इतनी। लेकिन ख़वातीन को समझा जाता है सुमैया कि बड़ी नाजुक सी होती हैं और बड़े इतने हैवी और इतने इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती हैं। और ये बड़ा कह लें कि स्ट्रॉन्ग काम है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, एक तो बॉडी वाइज भी होंगे और मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे तभी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कभी इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिली कि तुम तो लड़की और तुम क्या करोगी? ये तो बहुत कॉमन सी बात है जो ज़्यादातर सुनने में हमें मिलती है, वो यही है। अच्छा। कि लड़कियां कैसे कर लेंगी ये नेज़ाबाजी, क्योंकि वाकई नेज़ा उठाना और घोड़ा भी संभालना, हाँ जी, ये काफ़ी है मेल डोमिनेटिंग गेम है शुरू से। लेकिन ये एक मिथ ही है कि लड़कियां फिजिकली और मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है जो ऐसा कर सकें, क्योंकि मेरा ख्याल है लड़कियां फिजिकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं।
प्लस इंटरनेशनली जितनी भी इक्वेस्ट्रियन गेम्स हैं उसमें खवातीन ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 85% जितने भी मतलब घोड़ों से रिलेटेड गेम्स हैं। और जब हम साउथ अफ्रीका से वापस आए हैं, दैट वाज द टाइम वी रियलाइज कि पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं कर रहा। तो और टिल देन हम लोगों ने फिर लोकल मेलास में पार्टिसिपेट किया और उधर से कह लें क्रिटिक भी होती थी, अप्रिसिएशन भी मिलती थी, बिकॉज जैसे सुमैया ने कहा है कि ये मर्दों का खेल समझा जाता था। बिल्कुल, हाँ। बट वी आर हेयर टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप कि कोई भी ऐसी गेम नहीं है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो खवातीन ना कर सके। और कह लें घोड़ा ही को हैंडल करना इज़ बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने किसी बच्चे को हैंडल करना। अच्छा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज घोड़ा आपका माइंड रीड करता है। हॉर्स इज़ अ वेरी सेंसिटिव एनिमल। उसे पालने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी टेक केयर, आप उससे इंटरेक्शन, उसका बिहेवियर वगैरह सारा लर्न करते हैं टाइम टू टाइम। तो मैंने तो अपना घोड़े भी कुछ रखे हुए थे, अब मैंने जैसे बेच दिए हैं बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एज वेल। तो लेकिन कहने घोड़ा जो है वो आप उससे बहुत चीज़ें लर्न करते हैं। आपको वो पेशेंस सिखाता है, आपको मतलब एक मैनेजमेंट सिखाता है। तो सुमैया आपको भी बचपन से घोड़ों से लगाव था? हाँ जी बिल्कुल, बचपन से ही था। और बल्कि मैं एक ऐसी इन्वायरमेंट में पली बड़ी हूँ कि हमारे घर में घोड़े होते थे। मेरे फादर, दादा, सब लोग अच्छे घुड़सवार थे। तो ये चीज़ देखते हुए ही पले बढ़े। तो इसका मतलब आपके तो जीन्स में ही थी? हाँ जी, जीन्स में था। और फिर लेकिन बहुत लेट आके मैंने इस शौक को अपने जिसे कह लें डिस्कवर किया कि हाँ ये कीड़ा अंदर था और मुझे करना चाहिए था। थोड़ा रिग्रेट होता है कि मैं पहले स्टार्ट कर देती। बट स्टिल अभी भी मैंने लेट भी स्टार्ट किया। तो जिस चीज़ का आपको पैशन होता है, शौक होता है, आप उसको लेके डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किए आई गेस तब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी हम अपना। तो अब जैसे अगर हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे हमें अप्रोच करती हैं विमेन, यंग गर्ल्स, जो कहती हैं कि हम लोगों ने राइडिंग सीखनी है, हम लोगों ने हॉर्स वुमेन बनना है। तो लेकिन ये कितना मुश्किल है? मैं नूर आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो आप हॉर्स पे बैठे हुए हैं, एक तो आपने उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, दूसरा आपने फिर नेज़ा भी पकड़ा हुआ है, आपने फोकस भी करना है कि आपका पॉइंट क्या है। तो उस टाइम क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, किस तरह इन तीनों चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा है कि घोड़ा आपको बहुत कुछ सिखाता है, स्पेशली कोई भी आप गेम कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ हों। अच्छा। बिकॉज सारे घुड़सवार या जो भी लोग राइडिंग करते हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं होते, लेट्स सपोज। तो लेकिन अगर आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हों एंड यू नो व्हाट्स कमिंग अहेड, लेट्स सपोज अगर घोड़ा फुल स्पीड में गैलप में जा रहा है एंड कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि मैंने इसे हैंडल किस तरह करना है। अगर ये लेफ्ट निकल जाता है, अगर योर एम इज गोइंग स्ट्रेट, घोड़ा जानवर है, यू आर डीलिंग विद अनदर माइंड। तो अगर वो डर के लेफ्ट राइट हो जाता है या इन एनी अदर डायरेक्शन, तो यू हैव टू बी स्टेबल ऑन द सैडल जिस पे आप बैठे हुए हैं। आप गिर भी सकते हैं। क्राउड में भी जाने से रोकना पड़ता है। हाँ, क्राउड में ना चले जाए बिकॉज घोड़ों के डिफरेंट टेम्परामेंट्स होते हैं। कुछ डोसाइल हॉर्सेस होते हैं, कुछ बहुत वार्म ब्लडेड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो उन चीज़ों को हैंडल करना और प्लस स्ट्रेंथ भी रिक्वायर्ड होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम दोनों एक्सरसाइज करते हैं, इक्वेस्ट्रियन एक्सरसाइजेज होती हैं स्पेशली टू बिल्ड योर राइडिंग मसल्स। हम जर्नल राइडिंग करते हैं ताकि हम हमारे मतलब जो टोन्ड है, बिकॉज आपने उसको पूरा रेंज से हैंडल करना होता है। सही। तो यू हैव टू बी स्ट्रेंथफुल, आपके बाजों में जान होनी चाहिए और इस तरह से। तो इसकी क्या रोजाना की बुनियाद पर फिर सुमैया आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है? जी वैसे ऐसे अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है ना, तो अभी हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी स्लो हुई हुई है। बट ये कि जब सीजन होता है तो फिर तो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कई दफ़ा सुबह शाम भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जिस तरह इवेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो फिर हमें सुबह शाम ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज हम थोड़ा स्लो ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। तो इसके लिए डाइट भी कुछ अलग सी खाते हैं या डाइट? ये मेरा ख्याल है वाहिद स्पोर्ट है जिसपे हमें हमारे कोचेस कहते हैं खाओ खाओ खाओ। अच्छा। हाँ। और हमें वाकई खाना पड़ता है इसमें, क्योंकि आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको चक्कर आ जाए या आप वीक फील कर रहे हो। आपको एनर्जी चाहिए, आपको कार्ब्स चाहिए, आपने खाना है तभी आप सही से परफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि आप
डाइट पे रख के अपने आप को, आपकी बॉडी सेहतमंद होगी तभी आप ग्राउंड में जाके जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मेंटली फिट रहना कितना जरूरी है उसमें? अगर आप ग्राउंड में हैं तो आपका मेंटली फोकस्ड रहना बहुत जरूरी होगा। बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उन्होंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए भी हमारा मेंटली फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारी वाइब्स रीड कर रहा होता है। अच्छा। अगर फियर हमारे अंदर है या पैनिक हो रहे हैं या कोई भी सिचुएशन है, तो वो हमें हॉर्स तंग करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करना मेरा ख्याल है बॉडी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, कि उस टाइम हम लोग उस पर काबू करने के लिए अपने एनिमल को, अपने माइंड को फोकस्ड रखें और प्रॉपर हमें मतलब वो उसको फील हो जाता है कि आप लोग डरे हुए हैं। ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि आप घोड़े से माइंड टू माइंड बातें कर रहे होते हैं। आप मतलब इफ यू आर सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड यू आर क्वाइट बट स्टिल यू आर टॉकिंग विद योर हॉर्स विद योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने आपकी बॉडी स्टिफ है, ही कैन सेंस दैट। आप रिलैक्स्ड हैं, यू आर हैप्पी, ही कैन सेंस दैट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इनकी केयरिंग फिर कितनी होती है हॉर्सेस की? केयर कितनी करनी पड़ती है? हॉर्सेस सेंसिटिव हैं, उनकी फीड टाइमली उन्हें फीड मिले। हॉर्स बेसिकली हीट कह लें कि बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। उनकी जहाँ पर भी वो रह रहे हों उन्हें शेड प्रोवाइड होना चाहिए, उन्हें पानी प्रोवाइड होना चाहिए। दिस इज़ नॉन नेगोशिएटेबल कि आप घोड़े को प्रॉपर फीड ना दें। अच्छा। तो उनके टाइम होते हैं फीड्स के और फिर कह लें कि ये है कि आप घोड़े को जितना खिलाएं उतना कम है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने लोग देखे हैं जिम्मेदार जिन्होंने बहुत शौक से घोड़े रखे हुए हैं। आप उसे बादाम, देसी घी, दूध में डाल के चारा दाना तो उसका मिक्स करके उसे खिला सकते हैं। देयर इज नो लिमिट। शहद खिला दें आप उनको। वो तो शौक पे डिपेंड करता है ना, जितना आपको अपने एनिमल से प्यार है आप उसको उतना अच्छा फीड दे रहे हैं। तो मुझे बताइए सुमैया, आप कैप्टन भी हैं, तो कितना आपको लग रहा है कि आगे 10 साल में या 5 साल में इस गेम का कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी या जो ख़वातीन हैं वो इसमें आ सकती हैं? अभी जिस तरह से आपको मैंने बताया कि हमारी फर्स्ट टीम अभी फॉर्म हुई है, और जब ये फॉर्म हो रही थी और उसके बाद हम लोग जिस तरह साउथ अफ्रीका से खेल के आए हैं, बाय दैट टाइम हमारे पास 10-12 लड़कियां ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी हैं। अच्छा। तो अगर इसकी टीम 4 लड़कियों पे होती है, एक 10 पेगिंग टीम ना। अच्छा। तो अगर अभी हमारे पास 2 टीम्स और बन गई हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि बाय नेक्स्ट ईयर में भी हमारे पास 8 टीमें आ चुकी हों, और इसी तरह ही आगे आगे, क्योंकि अभी मर्दों की मेरा ख्याल है मोर देन 300 टीम्स हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो इसी तरह ही मेरा ख्याल है कि औरतों की 300 नहीं तो एटलीस्ट 50 टीम्स तो बन सकती हैं। जिस तरह ये बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता फिर हम फिर इंट्रा वुमेन कंपटीशंस करवाएंगे। ओके। And plus, I don't know, Sumaya, if we need to break the news here or not, but me and Sumaya is working on a project जो ख़वातीन के लिए mainly इस चीज़ के लिए हम सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। वर्चुअली भी इसको हम जितने भी ख़वातीन हैं जिन्हें शौक है घोड़सवारी का, घोड़ों का, लेट्स सपोज उन्हें एक घोड़ा एज ए एनिमल पसंद है, उनको उस कम्युनिटी को एक साथ लेके आना, और प्लस देयर इज़ अ सेंटर वेयर we too are going to train more women, and I hope we encourage them to come into game. In this game 10 pegging की और इसके अलावा और बहुत सारी डिसिप्लिन्स हैं। शो जंपिंग है, बैरल रेस है, आर्चरी है, हॉर्सबैक आर्चरी है कि आप घोड़े पे बैठ के एरोस शूट करते हैं जिस तरह से, तो वो भी हमने स्टार्ट कराना है। ये सारी चीज़ें करेंगे। प्रॉब्लम आज तक ये आ रही थी कि ख़वातीन ट्रेनर्स नहीं थी हमारे पास। हमें भी इस चीज़ से गुजरना पड़ा। जब हम बाहर गए, हमने देखा साउथ अफ्रीका में, इधर उधर दूसरे ममालिक में ट्रेनर्स ख़वातीन ही होती हैं। तो उससे एक लड़की के सीखने का लेवल काफ़ी चेंज हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। वो कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, आप बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी सिंकिंग का बहुत ताल्लुक होता है। आपकी बॉडी हॉर्स की बॉडी के साथ जब तक प्रॉपर्ली सिंक नहीं कर रही होती, आप बैलेंस ही नहीं कर सकते उस पर सही से। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर एक खातून समझाए तो वो ज़्यादा सही रहता है आपके लिए। हाँ जी, तो वो अब मैं और नूर, हमारा यही प्लान है कि मोर एंड मोर वुमेन को इसमें वेलकम करना है हमने और इस पे वर्किंग हो रही है। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप दोनों ले रही हैं कि और जितने भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, जिनको घोड़ों में इंटरेस्ट है या फिर वो आर्चरी करना चाहते हैं, तो आप लोगों से लिंक्ड अप हो सकती हैं। लेकिन मुझे बताइए कि ये महंगा शौक भी है, बहुत से लोग कहते हैं बहुत महंगा, एक्सपेंसिव है, आपकी पूरी जमा पूंजी भी इस पे लग सकती है, ऐसा ही है। हाँ, मेरा ख्याल है अभी तक ख़वातीन का इसमें ना आना एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है,
क्योंकि इसमें आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है अपने घर वालों की तरफ से। अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो फिर तो आप ठीक है अपना हॉर्स अफोर्ड करो, अपनी गेम अफोर्ड करो, ठीक है। बट अगर नहीं है, डिपेंडेंट है, तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं आपके घर वाले, भाई, हस्बैंड जो आपको करते हैं इसी तरह ही। लेकिन करना चाहिए। और जिस तरह से अब हम जिस सेंटर की बात कर रहे हैं, मैं और नूर, ऐसे सेंटर्स बनेंगे तो लड़कियां प्राइवेटली इन सेंटर्स के थ्रू अपने इसको इंटरेस्ट को इसको जो परसू कर सकती हैं। थैंक यू। सुमैया हमारे साथ मौजूद थी और नूरुलन मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आई हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते जाएं और जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं। ये और टैलेंट था जिससे आपकी हमने मुलाकात करवाई है, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और अब खवातीन भी मर्दों से पीछे नहीं है, हर वो काम करके दिखाएंगी जो मर्द भी कर सकते हैं और अब वो खवातीन भी कर सकती हैं और हर मैदान में अपना लोहा भी मनवाएंगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं और मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक मसले पर काबू पाया नहीं जाता कि दूसरा कोई मसला सर उठाने को तैयार हो जाता है। आटा बहरान, चीनी बहरान और बिजली की लोड शेडिंग के बाद हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने गरीब आदमी की सस्ती सवारी मोटरसाइकिल तक चलाना मुश्किल कर दी हुई है। लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान देखने में आ रहा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो में रोजाना मुसाफिरों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये दोनों मंसूबे बज़ाहिर तो अच्छे लग रहे हैं हमें, लेकिन क्या शहर लाहौर में मौजूद तमाम लोगों की इन दोनों रूट्स तक रसाई के लिए जो प्लान तरतीब दिया गया था वो मुकम्मल ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और कई लोग तो किराया ज्यादा होने की भी शिकायत करते हैं। और मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में किलोमीटर के हिसाब से किराया भी तजवीज़ किया गया है, जिससे जो मुसाफिर हैं उनकी तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैन, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ मैं तो कहूँगी इजाफा होता जा रहा है और बम गिरता है एकदम महंगाई का, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई इजाफा हो रहा है? मुसाफिर अब उस तरफ जाना शुरू हुए हैं? देखें मुनीबा, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कों पे जो प्राइवेट व्हीकल्स थी उनकी तादाद में खातर खा कमी देखने में आई है और लोगों ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको प्रेफर करना शुरू कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अहले लाहौर के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं है मास ट्रांजिट अथॉरिटी के। लाहौर में ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 47 से ज़ायद रूट हैं, उनके ऊपर किसी पर भी सरकारी सतह पर या पब्लिक सेक्टर की तरफ से कोई बसेस नहीं चलाई जा रही। अहले लाहौर के लिए सिर्फ 3 ही जो मोड हैं ये ट्रांसपोर्ट के, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले मेट्रो बस है, उसके बाद मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन है और तीसरी ये स्पीडो बस सर्विस है। इसके अलावा चिंची, ऑटो रिक्शा या कुछ मुकामात पे कोई वैगनें चल रही हैं जिनका कोई रूट नहीं है, या लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले उसको बंद कर देते हैं या वो अपना रूट चेंज कर लेते हैं, तो वो एक कोई प्रॉपर जो सवारी है वो लोगों के लिए मुयसर नहीं है। तो जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब रुख करना शुरू कर दिया, तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस शहर लाहौर की कि ये जो मास ट्रांजिट सिस्टम है इसमें भी मुकम्मल जो सहूलियात हैं वो मुयसर नहीं है। ठीक है। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है, वो आए दिन वो उसको सब्सिडी के बहरान का खदशा रहता है, कभी वो अपने ट्रेनों के जो औकातकार हैं उनमें तखीर कर देते हैं, यानी उसका भी जो शेड्यूल है वो अभी तक नहीं बन पा रहा, 1.5 साल का अरसा गुजर गया। इसी तरह मेट्रो बस है, उसकी हालत ज़ार उन लोगों से बेहतर कौन बता सकते हैं जो रोज़ाना उसमें ट्रैवल करते हैं। और वो भी दिन ब दिन मेट्रो बस खुद और उसका जो ट्रैक है, उसके जो स्टेशन हैं और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़बू हाली का शिकार होता चला जा रहा है। और ये जो स्पीडो बस है ये बगैर कोई भी अल्टीमेटम दिए हुए इसके जो रूट हैं उसको महदूद कर दिया जाता है। लोग सफ़र करना चाह रहे हैं
मेट्रो ये मास ट्रांजिट सिस्टम पर, लेकिन वो मसाइल का शिकार है। और जो बजट पेश हुआ अभी पंजाब हुकूमत की जानिब से 2022-23 का, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए खातर खा बजट नहीं रखा जा सका। प्रपोज्ड यही था कि लाहौर शहर में मजीद मेट्रोज बनाई जाएंगी और पूरे लाहौर को एक मास ट्रांजिट सिस्टम के जरिए कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन बजट में किसी भी तरह की कोई भी फंड्स की प्रोविजन नहीं रखी गई, जो कि इस चीज़ की गुमाजी करता है कि आइंदा माली साल में किसी भी तरह की कोई भी मेट्रो नहीं बनने वाली। लोगों ने इसी के ऊपर ही गुजारा करना है। खुशखबरी आज हम लोगों को दे रहे हैं कि आने वाले सालों में कोई भी हमें नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आने और अब अहले लाहौर को ये दुआ करनी चाहिए कि ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर कर दें, उसके लिए भी कोई पैसे नहीं रखे हुए, और जो सब्सिडी है उसको भी कम कर दिया, जिसकी वजह से जिस तरह ये पेट्रोल बम और ये महंगाई के बम गिर रहे हैं, हो सकता है ये किरायों की मद में भी जो बम है वो गिर जाए, क्योंकि मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो कि पिछले 4 सालों से पंजाब हुकूमत को ये सिफारिशात कर रही है कि मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के किरायों में इजाफा किया जाए, अब उन्होंने फिर एक समरी दोबारा पंजाब काबीना को मूव कर दी है, और जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि स्टॉप बाय स्टॉप किराया किया जाए या फी किलोमीटर के हिसाब से किराया किया जाए, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और जो बिजली है वो अब अफोर्डेबल नहीं है। तो ये भी लोगों को अब अपने जहन बना लेने चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि कुछ दिनों में ये इनके भी जो किराए हैं उनमें इजाफा हो सकता है। जब ये सिफारिशात आई ना मुनीबा के किराए बढ़ाने हैं, तो मैंने मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनसे ऑन कैमरा राय ली कि क्या ये किराए बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, और 60% से ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ की हामी भरी के किराए बढ़ने चाहिए। वो इस चीज़ के खिलाफ नहीं थे, सिर्फ उनका साथ में एक ही गिला शिकवा था कि जो सहूलियात हैं एटलीस्ट वो तो मुयस्सर की जाए। बिल्कुल ऐसे है, फिर तो किसी को चुपता भी नहीं है ना, अगर इजाफा कर भी दिया जाता है कीमतों में, अगर आप वो तमाम तर सहूलियात दे रहे हैं तो फिर कोई भी नहीं इसका इनकारी होगा। जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के ट्रैक के नीचे इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, जिसमें चिंचियां या ये जो वैगन मैं आपको बता रहा था, ये किराया मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन से ज्यादा ले रहे हैं इस वक्त भी, क्योंकि ओवर चार्जिंग की जा रही है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लोग इस जो मास ट्रांजिट है इसमें ज्यादा किराया देने को तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सहूलियात फराहम की जाएं। गर्मी का मौसम है, ना मेट्रो बस ना ऑरेंज ट्रेन दोनों के स्टेशन पर पानी मुयस्सर नहीं है। जहाँ पे कूलर्स लगे हुए हैं वो कूलर्स खराब पड़े हुए हैं जिनको किसी ने ठीक नहीं करवाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेशंस का, ख़ास तौर पे मेट्रो बस का, वो जो छतें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, बारिश होती है वहाँ से बारिशी पानी गिरना शुरू हो जाता है, लोगों को मुश्किलात होती हैं। एलिवेटर्स हैं, कई दफ़ा इसको हाईलाइट कर चुके हैं कि बुज़ुर्गों ने सफ़र करना होता है, लेकिन ये जो बरकी जीने हैं वो बंद पड़े हैं। इसके अलावा जो मशीनें हैं, टिकटिंग मशीनें हैं, वो बंद पड़ी हैं। नई बसें चलाई हैं, नई बसों के इन गर्मियों में एयर कंडीशन नहीं चल रहे, तो इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये बढ़ के एक बहुत बड़ा मुसाफिरों के लिए मसला बन रहा है। लेकिन बुज़दार हुकूमत ने तो 4 सालों में अपने 3 साल 7 माह के दौरे इक़्तिदार में मैं तो कहूँगा कि बेड़ा गर्क कर दिया इस मेट्रो बस का। उन्होंने तो जहाँ पे थी उन्होंने वहाँ पे उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये मेट्रो बस ख़त्म हो जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्होंने तो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो नई नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत आई जिन्होंने मेट्रो बस 2013 में बनाई थी, अब उनका हक बनता था कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। तो मैंने ये भी सुबह में पढ़ी थी कि वाईफाई की सहूलत भी छीन ली गई है। हाँ, ये वहाँ पे अब क्या किया जाए, इनको क्या कहा जाए। हाँ। ये इनको खुद ख्याल करना चाहिए कि जो जनाब वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज साहब, उनके वालिद साहब ने ये जो मेट्रो बस है ये बनवाई थी और ये शहर लाहौर के बासियों को तोहफा दिया था। और मुझे याद है कि 2013 का जो इलेक्शन लड़ा गया था ना ये तख्ते लाहौर पे, ये इसी बेस के ऊपर ही लड़ा गया था। तो इसी बेस के ऊपर इलेक्शन लड़ने की वजह से जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने इतनी सीटें ली थी। जब 2018 का इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ऑरेंज ट्रेन नहीं बनाई थी, तो उन्होंने अपना लाहौर में हाल भी देख लिया था। अब लोग
समझदार हो गए हैं, ये डेवलपमेंट के ऊपर वोट देते हैं, ये अपना म्यार ज़िंदगी बुलंद करने के ऊपर वोट देते हैं, अब नारों से वोट नहीं मिलते। अब इस हुकूमत की भी जो मेट्रो बस है वो तरजीहात में किसी भी तरह शामिल नहीं हो रही। पहले तो बड़े ऐलानात किए जा रहे थे कि तमाम तर इसका जो सर्वे है वो मुकम्मल कर लिया है, इसको खूबसूरत बना दिया जाएगा, तज़ीनो आराइश कर दी जाएगी, बसों की तादाद बढ़ा दी जाएगी मुसाफरों के लिए। बल्कि 3 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान भी किया कि हम मेट्रो बस के पीक आवर्स में जो किराया है वो कम करेंगे। तो अभी तक वो भी कम नहीं हुआ, बल्कि मजीद बढ़ाने की तरफ तैयारियां की जा रही हैं। तो इनफैक्ट जो नई हुकूमत है उसकी भी तरजीहात में ये मेट्रो बस, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस शामिल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो मुनीबा बजट के अदादो शुमार होते हैं ना, वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है। बिल्कुल ऐसे 150 अरब रुपए वज़ीर आला पंजाब अपने स्वाबदीदी इख्तियारात के तौर पे रख लेते हैं, लेकिन ये जो ऑन गोइंग और रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लगाए नहीं जाते। इस वक्त मेट्रो बस को अशद ज़रूरत है कि उसका जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तब्दील किया जाए, क्योंकि आए रोज़ वहाँ पे स्पार्किंग के वाक़यात पेश आते हैं, लोगों की ज़िंदगी हैं वो दाव पे हैं। फिर आगे मॉनसून का सीज़न है तो उसमें तो ये स्पार्किंग के शॉर्ट सर्किट के वैसे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वक्त अव्वलीन तरजीह है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिकल का वो तब्दील किया जाए। लेकिन जैन ये अभी भी क्या खसारे में चल रही है, क्योंकि इसको सफ़ेद हाथी करार दिया जाता था। पिछली जो हुकूमत थी कहती थी कि खसारा ही हो रहा है, हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है इससे। मुनीबा सिर्फ शहर लाहौर नहीं, लाहौर में तो दुनिया के सिटीज़ में देखा जाए 17वें या 18वें नंबर पे जाके जहाँ पे हमने मेट्रो शुरू की है, पूरी दुनिया में जितनी भी मेट्रोज हैं अगर उनके किरायों से आमदन शुरू हो जाए तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होती। ये जो इसका मॉडल बनाया जाता है किसी भी मेट्रो का, वो इसी मॉडल के ऊपर ही बनाया जाता है कि हम अदर जो सोर्सेज हैं उसको जनरेट करेंगे। ये इस साल भी बजट में मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ये रिक्वेस्ट की है कि इनकी जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि डीजल की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ गई हैं। ये मेट्रो बस ताहयात जब तक चलती रहेगी ये खसारे पे ही चलती रहेगी, अगर इसका फाइनेंशियल मॉडल इस तरह का ना बनाया गया कि इसके जो आमदन के ज़राए हैं वो कुछ और बनाए जाएं। कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी और हुकूमत ऐलान भी कर चुकी है कि हम इसका फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, हम किराए पे दे रहे हैं, हम स्टेशंस को आउटसोर्स कर रहे हैं, हम पिलर्स को आउटसोर्स कर रहे हैं, हम इसकी पेंटिंग को आउटसोर्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बस के अंदर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ये सारे वो फाइनेंशियल मॉडल हैं जो गवर्नमेंट ने हमें बताए हैं, लेकिन किसी के ऊपर गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया, ना ही बुज़दार सरकार ने और ना ही ये हमजा शहबाज की सरकार ने अभी तक। अगर ये इसी तरह 30 रुपए और 40 रुपए किराया लेते रहे तो हुकूमत को खजाने से पैसे दे के ही मेट्रो बस चलानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब ये भी एक जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, ये इस वक्त जरूरत है मास ट्रांजिट को कि इसको अगर आपको खुद को एस्टैब्लिश करना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, कुछ दायरा कार से बाहर निकल के, अपने सर्कल से बाहर निकल के करना पड़ता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट था फीडर रूट्स भी लगाने थे, वो भी एक प्रोजेक्ट था, वो भी बस ऐलानात तक ही महदूद है। देखें ये जो फीडर रूट्स चलाने का प्रोजेक्ट है ना मुनीबा, ये बेसिकली लाहौर में जो प्रपोज थी ना, ये थी मेट्रो ऑरेंज लाइन, इसके अलावा ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन और ब्लू लाइन। ये अगर चारों लाइन बन जाती हैं तो उसके बाद सारा लाहौर कनेक्ट हो जाता है एक रिंग की शक्ल में। अब फीडर रूट्स ये हैं कि मुख्तलिफ मुकामात पर बसें चलाई जाएं जो कि मुसाफिरों को इस मास ट्रांजिट के किसी भी स्टेशन के ऊपर पहुंचा दें और उसके बाद जो मुसाफिर है वो बासानी इस मास ट्रांजिट सिस्टम में सफ़र कर सके। फीडर रूट्स पर बसें चलाना तो दूर की बात है, ना पिछली हुकूमत और ना मौजूदा हुकूमत अभी तक मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को कनेक्ट भी नहीं कर सके। मास ट्रांजिट सिस्टम ये एक टर्म मुतारफ करवाई गई थी जिसको हमने इस्तांबुल टर्की से हमने कॉपी किया था। ये इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो कि ये कहता है कि तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए और उसकी बुनियाद पर ही ये यहाँ पर शुरू किया गया था। प्लान ये था कि एमयू कॉलेज पर जो मेट्रो बस का स्टेशन है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा सामने ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन के साथ, किसी सबवे के जरिए, किसी पुल के जरिए या कोई ऐसा वॉकवे बना दिया जाएगा कि जो मेट्रो बस से निकलने वाले या ऑरेंज ट्रेन से निकलने वाले मुसाफिर हैं वो बआसानी इसको एक्सचेंज कर सकें।
वहाँ पर अब उन्होंने पुख्ता तामीरात कर दी हैं, सड़कें बना दी हैं, बस ट्रांजिट सिस्टम इस पॉइंट पर भी मुंसलिक नहीं हो सका। इसके अलावा एक पॉइंट था कि ऑरेंज ट्रेन को रेलवे लाइन के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। यानी रेलवे स्टेशन और ये जो हाजी कैंप का स्टेशन है ऑरेंज ट्रेन का, इसको आपस में एक पुल के जरिए कनेक्ट कर दिया जाए। अब जो जैसे ही को मुसाफिर रेलवे लाइन के जरिए वहां पे पहुंचा स्टेशन पे, वो उसके बाद ऑरेंज ट्रेन को इस्तेमाल कर सकता है एक पुल के जरिए। उस पर भी काम नहीं हुआ। तो बेसिकली ये छोटी छोटी नाअहलियां हैं जिसकी वजह से जो लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दिन ब दिन खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। अगर इसको मुंसलिक नहीं किया जाएगा तो जो इसके हकीकी मानों में इससे इस्तेफादा करना था इस सिस्टम से, वो नहीं हो पाएगा। इसी हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, इसी हुकूमत ने अपने साबिक दौर में ये प्रपोज किया था कि हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, और आज यही हुकूमत इसके लिए फंड्स नहीं रख रही और ना इसकी जो PC1 है उसको रिवाइज कर रही है। अब ज़रूरत इस अमर की है इस वक्त कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोग अपनी पर्सनल जो व्हीकल्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको प्रीफर कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट उनको ये प्रीफर करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो भी फराहम करे। वो फराहम करेंगे तो जिस तरह ये अभी फैसला हुआ ना कि 9 बजे दुकानें बंद करेंगे, 11:30 बजे टेक अवे बंद करेंगे, अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करेंगे तो फिर भी एनर्जी की बचत होगी। एक गाड़ी, एक जो बड़ी बस है वो अगर 50 पैसेंजर्स को लेके आ रही है और दूसरी तरफ वही 50 पैसेंजर्स अपनी मोटरसाइकिल या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो भी ज्यादा लग रही है, जो ये पेट्रोल है या डीजल है ये भी ज्यादा लग रहा है, और साथ में सड़कों के ऊपर रश भी बढ़ रहा है और आलूदगी भी बढ़ रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनका इस वक्त ख्याल करते हुए हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना है। बिल्कुल, मुझे लगता है ज़हन ये चीज़ें हम ही सोचते हैं, ना पिछली हुकूमत ने कुछ सोचा है और ना ही अभी ये लग रहा है, चांसेस भी नहीं लग रहे हैं कि ये हुकूमत भी ऐसा सोचे। जिस तरह बजट पास किया गया है इसका, और इतने फंड्स ही नहीं दिए गए हैं ताकि इन तीनों के अलावा कोई और नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जा सके शहरियों के लिए, या उनको खुशखबरी दी जाए। लेकिन अलबत्ता तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि जनाब इनके किराए बढ़ाए जाए, तो ये एक खुशखबरी हमें मिलने वाली आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि जनाब ये भी ऊँट किस करवट बैठता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाले से हमने बात की है। ज़ैनुल आबदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, आपका बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं और शहर लाहौर में जितने भी मसाइल होते हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं। ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमने बात पे एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा जिसमें हम आज बात करेंगे मुआशरे में दिखावे और पुरकशिश जिंदगी गुजारने के हवाले से। तो जनाब, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो कि अक्सर प्लास्टिक के या फिर शीशे के होते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं, तो हमें लग पता जाएगा। और अगर बात की जाए कदीम ज़माने की, तो हमारे आबाओ अजदाद, यहाँ तक कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ भी थी, वो भी तांबे या फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करती थी। या पानी स्टोर करने का रवाज जो था बहुत ज़्यादा उसको फ़रोग मिलता था, और उनका मकसद शायद ये होता था कि पीने का जो पानी है और खानों की हिफाजत की जाए, लेकिन उसके सेहत से मुतल्लिक भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद सामने आते हैं। तांबे और मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने या फिर उसको स्टोर करने को पूरी तारीख में बड़े पैमाने पर देखा भी गया है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। लेकिन ये अब तमाम तवज्जो हासिल कर रही है मॉडर्निज्म की, और जब लोगों को ये एहसास हो रहा है अब कि इससे जिस्म को क्या फ़ायदा होता है, और तांबे की बोतल में रखा हुआ पानी अगर सुबह निहार मुँह पिया जाए तो आपकी मजमूई सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो क्या आजकल हमारे इस्तेमाल के जो बर्तन हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और जो खाना हम उनमें गर्म करते हैं और उसमें खा भी रहे होते हैं वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए? इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम मंजूर हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनम,
दोबारा से वो चीज़ें वापस आती जा रही हैं जो हम पहले देखते थे कि हमारी नानी दादियों के ज़माने में मिट्टी के घड़े होते थे, उसमें पानी रखा जाता था। एक तो वो ठंडा भी रहता था और वो सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता था। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया हम लोग प्लास्टिक के बर्तनों पे आ गए। सबसे पहले प्लास्टिक पे बात कर लेते हैं, जो हमारे घर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कि वो किस तरह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम पहले मिट्टी के बर्तन जब इस्तेमाल किए जाते थे और उस टाइम पर पानी भी जब वो इस्तेमाल करते थे वो उन्हीं में ही ठंडा पानी, वो उसी में ही पड़ा हुआ ठंडा होता था और वो नेचुरल तरीके से ठंडा होता था और वही पिया जाता था, इतनी बीमारियां भी नहीं थी। आजकल जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लास्टिक की भी क्वालिटीज़ हैं, बहुत तरह का प्लास्टिक है जो तो बहुत अच्छी तरह का, बहुत अच्छा प्रोसेस करके प्लास्टिक बनाया जा रहा है, तो वो शायद मेल्ट ना होता उस तरह से या वो इतना हमारे लिए नुकसानदेह ना होता हो। लेकिन कॉमनली हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक के बर्तन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के हम लोग कंटेनर्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की कुछ बॉटल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसमें खाना पड़ा हो चाहे पानी पड़ा हो, वो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट होता है। जैसे ही उसको थोड़ी सी हीट मिलती है, जैसे ही वो 60-70 डिग्री से अबव जाता है, उतने की हीट मिलती है, तो वो प्लास्टिक जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल ही पिघल जाता है, लेकिन उस प्लास्टिक का कुछ केमिकल्स जो है, कुछ मटेरियल मेल्ट होना शुरू होता है और वो जो भी खाना या पानी उसमें पड़ा होता है उसके साथ मिक्स होता है। ऑब्वियसली वो हमें नज़र नहीं आता, हमें पता नहीं चलता, और वही खाना जो है वो कैंसरस भी होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक जो है वो केमिकल है ना, वो कैंसरस भी हो सकता है वो, और बहुत तरह के मसाइल जो है, बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर हम होटल्स में जाएं या हम लोग बाहर कहीं कॉमन भी जगहों से खाना लेते हैं, पैक करवाते हैं, तो यहाँ तो हमें प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में डाल के देते हैं, या हमें वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में डाल के देते हैं। तो हम इसी तरह उसको घर लाते हैं, उसको माइक्रोवेव में रखते हैं, गर्म करते हैं और खाना शुरू एग्जैक्टली। तो क्योंकि माइक्रोवेव की हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो उस मटेरियल पे पड़ती है, तो सारा का सारा उसको प्लास्टिक जो है मेल्ट होकर खाने में जाता है और वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो कोशिश करें कि वो ना खाएं खाना। मतलब ऑलरेडी हमारी जो ग़िज़ा है वो इतनी अच्छी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, जो हम चीज़ें खा रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट पाई जाती है, और ऊपर से जब हम प्लास्टिक में खा रहे होते हैं तो वो मिक्स हो जाता है इतना ज़्यादा कि वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि देखिए उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी सारी हिफाजत ख़त्म हो गई है। एक तो खाना भी हम लोगों ने जो लिया होता है वो पहले ही इतना टेस्ट और टेस्ट एनहांसर्स वाला होता है, तो उसकी हिफाजत कोई नहीं रहती, इसीलिए इतनी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं हमारे यहाँ माशरे में। तो अगर हम अब बहुत ज़्यादा यूसेज है प्लास्टिक का, वो छोटी से छोटी चीज़ हो जाए, वो बच्चों की कह लें कि मिल्क बॉटल हो जाए, उनमें भी हम उनको दूध डाल के दे रहे हैं, हम खुद भी प्लास्टिक की चीज़ों में खा रहे हैं, तो किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, अगर हम लोग तांबे के बर्तन में खाएं या फिर हम मिट्टी की चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इनके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, मिट्टी का बर्तन अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो मिट्टी में इटसेल्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, ठीक है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये मिट्टी, जिस मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं उसके अंदर ये रिच होता है। तो जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, तो अगर कोई न्यूट्रिएंट आपका, मतलब न्यूट्रिएंट लॉसेस कम से कम होते हैं। अच्छा, क्योंकि उस मिट्टी से भी थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली जब हीट आती है तो वो मिट्टी ने भी थोड़ा सा मेल्ट होना है, ठीक है, तो उसमें फिर वो क्या है कि वो प्लास्टिक नहीं होता, क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं होते, वो नेचुरल एक चीज़ है, तो उससे फिर न्यूट्रिएंट्स फिर आपके खाने में एब्जॉर्ब होते हैं, तो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो खाने की बढ़ जाती है। इसीलिए अगर देखें, पुराने ज़मानों में लोग इतनी जल्दी बीमार नहीं होते थे, उनकी इम्यूनिटीज़ इतनी वीक नहीं थी। और फिर वो एक तो इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि आप मिट्टी को या तांबे को बहुत हल्का सा हीट देते हैं ना, हल्की सी हीट देते हैं, वो गर्म जल्दी हो जाता है। उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब टेम्परेचर हाई नहीं जाता तो न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा लॉस नहीं होते। और इसी तरह से थर्ड चीज़ ये है कि फिर ये जो डाइजेशन आपके खाने की, उसमें जो खाना बनता है, बेसिकली जो मिट्टी होती है, तांबा होता है, वो अल्कलाइन होता है। ओके, तो आपका वो खाने जो एसिडिक ज़्यादा होते हैं या खाने के दौरान अगर उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो ये खाने को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, अल्कलाइन होने की प्रॉपर्टीज की वजह से एसिड बेस वाली बात, तो वो जब कंबाइन होते हैं तो वो न्यूट्रल करता है। तो आपको एसिडिटी के इश्यूज नहीं होते, खाना आपका अल्कलाइन रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो डाइजेशन को भी ईजी करता है। तो बेसिकली ये बेनिफिट्स थे जो हमें एक्चुअल में मिलते हैं इन चीज़ों को यूज़ करने से। तो आजकल अगर हम बाकी मतलब अगर आजकल के टाइम में हम देखते हैं, एक तो आपने कहा प्लास्टिक पे हम शिफ्ट हो रहे हैं,
डिस्पोजेबल चीज़ों पे आ रहे हैं। दूसरा इसके साथ हम लोग जो नॉन स्टिक हमारे जो क्रॉकरी है उसका इस्तेमाल भी बढ़ गया। हाँ। अब नॉन स्टिक में भी इस तरह है कि एक हद तक तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके लाइक 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद उसका वो जो मटेरियल है वो भी खराब होना शुरू होता है और वो इवेंचुअली हमारे खाने में ही जाता है। और वो भी जो कोटिंग हुई हुई है वो भी जो है वो देखते हैं कि रप्चर होना शुरू हो जाता है उसकी जो कोटिंग है। हाँ। तो जब वो रप्चर होना शुरू हो जाए उसको छोड़ दें, उस पॉट को यूज ना करें, उस बर्तन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर उसके बाद वो केमिकल भी अगेन वही प्लास्टिक वाली बात है, वो भी आपके खानों में जाता है और वो हमारे लिए वहाँ से बीमारियाँ फिर ज़्यादा आती हैं। हम इसलिए हमें इन रूट्स का पता नहीं चलता कि कहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं। और ये बड़ी ज़रूरी है कि एक तो हमारी चीज़ें वैसी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं, खालिस चीज़ नहीं मिलती है, वो कोई भी चीज़ आप लेने चले जाएं, और ऊपर से जो जिन चीज़ों में हम पका रहे हैं, जिन चीज़ों में हम खा रहे हैं वो भी अगर अच्छी नहीं होंगी तो फिर सिर्फ हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। सेहतमंद तो ज़िंदगी गुजार नहीं रहे हैं। ये तो इनके नुकसान है, लेकिन हम जो पकाने के जो मेथड है हमारे अनम वो भी तो ख़राब हो चुके हैं ना। बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। हम लोग प्योर एक तो बाजार से खाना उतना नहीं मिलती चीज़, जब उसको घर लाते हैं फिर हम उसको लाके इतना ज़्यादा वॉश करते हैं, फिर उसको कहीं टाइम आधा पौना घंटा उसको सोक करके रखते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाते हैं। फिर हम उस पानी को जिसमें हमने उसको सोक किया होता है हम उसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी में आ गए हुए थे, वो भी निकल गया, तो फिर रिमेनिंग जो हमारे पास चीज़ बच गई वो ऑब्वियसली सिर्फ उसकी थोड़ी सी कैलोरीज ही बच गई। जो न्यूट्रिएंट्स उसमें रह गए थे, खासतौर पे विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ना वो सारे के सारे हीट एंड लाइट सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। तो वो फिर आपके सारे डिस्कार्ड हो जाते हैं और पीछे जो है वो फिर हमारे पास, इसीलिए हम लोग खाना घरों में भी अगर खाते हैं तो इसीलिए फिर हमारी ना तो इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड हो रही है, हमारे डाइजेशन के इश्यूज भी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हम चीज़ों को सही तरीके से पका भी नहीं रहे, एक तो मिल भी सही नहीं रही और पका भी हम उसको सही नहीं रहे, तो फिर वो जस्ट कैलोरीज ही जा रही है, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है और न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी, हमारी जो न्यूट्रिशनल हमारी स्टेटस हैं वो भी इतने अच्छे नहीं है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। तो इसीलिए ये मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अनम मुझे बताइए कि आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो इसमें जिनमें हमें अफादियत भरी जो चीज़ें हैं या ग़िज़ा है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मिनरल्स भी हमें उसमें से मिले, बाकी चीज़ें भी कैलोरीज कम मिले लेकिन बाकी चीज़ें हमें ज़्यादा मिले, इस तरह की कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए हमें? आजकल तो मुनीबा सबसे पहले तो ये है कि गर्मी ज़्यादा है, हाँ, तो हाइड्रेशन स्टेटस अपना अच्छा होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें और उसके साथ साथ जूसेस का, फ्रूट्स का इस्तेमाल। अच्छा। इस मौसम में जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइक विटामिन्स मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं और वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। Okay. आप कोई भी देख लें, इस मौसम में मेलन है, वाटरमेलन है, इसमें प्लम्स हैं, हमारे पास चेरीज हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं इस मौसम के, इवन वेजिटेबल्स भी, उनका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ साथ उसमें विटामिन्स जो क्योंकि इस सीज़न में डिफरेंट फ्लू और इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक तो उनका इस्तेमाल अच्छा रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल के साथ साथ जूसेस का इस्तेमाल। अच्छा। और पानी का इस्तेमाल करने से मतलब पानी में ये है कि ज़रा देखकर इस्तेमाल करें कि साफ़ पानी ज़रा अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ हम लोग वेजिटेबल्स को भी ऐड करें खाने में और कोशिश करें कि जितना हमारा फ्राइड आइटम्स हैं, हमारी जितने भी फैंसीफाइड फूड हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। मतलब जितना इनटेक आप कर सकते हैं, खासतौर पर उनका जिनका वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा हो, और वो चाहे फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वो चाहे वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं और जो न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं वो भी ये कहते हैं कि कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जूसेस का, क्योंकि उसमें कैलोरीज हमें ज़्यादा मिल रही होती हैं, जो उसका फाइबर होता है, बाकी जो मिनरल्स होते हैं वो तो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो फिर जूसेस इस सीज़न में पी सकते हैं या इस मौसम में पिए तो फिर वेट तो बढ़ेगा हमारा। बेसिकली ये कि हमने ना इस मौसम में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना होता है। अच्छा। हमारे क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, काम ज़्यादा कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है, पानी का खाली पानी हम उतना ज़्यादा नहीं ले रहे, 8 से 10 गिलास पानी पूरा दिन में नहीं पिए जा रहे होते, तो उस वाटर इनटेक को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं फिर हमें वाटर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो फिर हम ये कहते हैं कि आप अगर जूसेस का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर ऐड ना करें, ठीक है, फ्रूट थोड़ा ऐड कर लें और उसको पल्प समेत फिर आप ग्राइंड करके लाइक विद पल्प आप पिए, उसको स्टेन ना करें। अच्छा। ठीक है, उस जूस को, और इसको कम से कम, बिल्कुल आपने सही कहा, कैलोरिक वैल्यूज़ की बढ़ जाती है, लेकिन आप ये करें कि दिन में 1 गिलास पी सकते हैं। सही। इसके अलावा कोई जैसे डिटॉक्स वाटर है, जैसे हम फ्रूट्स के साथ और वेजिटेबल्स को मिक्स करके वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन
once a day और ट्वाइस और थ्राइस अ वीक आप जो है इस्तेमाल इन चीज़ों का कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर हम जूसेस नहीं लेते तो फिर जैसे सत्तू है, कच्ची लस्सी है, इस तरह के जो हमारे नेचुरल हमारे अच्छे यहाँ के ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो हमें जो है हाइड्रेट रखते हैं, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन के लिए बड़ा अच्छा समझे जाता है। लेकिन फ्रूट्स की अगर बात करें तो आजकल आम बहुत ज़्यादा आया हुआ है मार्केट में, और वो चाहे बड़े हों बूढ़े हों या बच्चे हों सभी को बहुत पसंद है, फेवरेट उनका फल है। तो उसके हमें बताइए कुछ कि उसको कितना इनटेक करना चाहिए दिन में। कहा जाता है कि शुगर वाले मरीजों को नहीं खाना चाहिए, उसमें जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा होता है। आम में थोड़ी सी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बतानी चाहिए। आम में फाइबर बहुत अच्छा होता है। ओके। इसके अलावा विटामिन सी बहुत अच्छा होता है इसके अंदर, और इसमें जो एनर्जी है उसकी जो खाना हम कहते हैं कि इसको आम वज़न बढ़ाता है या शुगर के मरीज़ नहीं खाने चाहिए, इसमें कार्ब कंटेंट जो है ना, इसमें जो शुगर कंटेंट है वो थोड़ा हाई होता है। हाई इस तरह की ये सडन ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है। अच्छा। इसीलिए बाकी चीज़ों में जैसे विटामिन सी बहुत अच्छा है, फाइबर बहुत अच्छा है, इसके अंदर जिंक बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है आपकी। तो ओवरऑल इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है। कंट्रोल्ड अमाउंट में इसको खाया जा सकता है। अब आम खाने का जो टाइम है वो हम इसको स्नैक टाइम में ऐड करें। इन बिटवीन मील्स आपको जो टाइम है उसमें ऐड करें। खाने के फ़ौरन बाद आम ना खाएं, कैलोरिक वैल्यू बढ़ जाती है, वो फिर वजन भी बढ़ाएगा। और हमारे यहाँ कॉमन लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आम जो है वो गर्मी करता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं और खाने के फ़ौरन बाद जब हम आम खाएंगे तो वो उससे आपकी कैलोरीज इनटेक इंक्रीज हुई है, आपके फूड का थर्मल इफेक्ट जो है वो आ जाता है और फिर इसी वजह से आपको ये सारे मसाइल आते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल इन बिटवीन करें मील्स के स्नैक्स टाइम में। और शुगर के मरीज़ जो है इसको हफ्ते में 1 से 2 बार खा सकते हैं। अच्छा। और उनके खाने का तरीका ये है कि वो इसकी जस्ट 1 to 2 स्लाइसेस, 2 स्लाइस आम के कट करें और उसको क्यूब्स में काटें और वो फिर उसको फोक के साथ इंजॉय करें। इस सूरत में वो हफ्ते में 2 दफ़ा खा सकते हैं, डेली बेसिस पे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें कार्ब कंटेंट ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो ये एकदम से आपका एक सडन स्पाइक जाती है, आपकी शुगर लेवल हाई होता है, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा इससे रोका जाता है। अदरवाइज ये इस तरह का फल है कि कोई भी इसको खाए बगैर गर्मियों में इंजॉय के बगैर नहीं रह सकता। तो इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन इतदाल में रहते हुए क्वांटिटी को कंट्रोल, क्वांटिटी का ख्याल रखें। और क्वांटिटी को कंट्रोल रखेंगे तो आप खा सकते हैं, फिर कोई भी खा सकता है। लेकिन अगर जैसे हम बर्तनों की बात कर रहे थे अनम, तो आपने भी देखा होगा मार्केट में तंदूरी चाय का बहुत ज़्यादा रवाज आया। वो पॉट्स थे, मिट्टी के पॉट्स, उसमें चाय मिलती है, अभी भी मिलती है। देन मटका बिरयानी मटके में बन रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हम बाहर से भी पी रहे हैं और अगर घर में भी बनाते हैं, तो क्या इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ वो ही रहती हैं या थोड़ी बहुत इनमें भी चेंज आता है? उनकी ज़्यादातर न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो सेम ही रहती हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जो आपकी हीट है वो कम से कम जाती है। तो आप पानी पी लें। और जिस तरह जनाब हम बात कर रहे थे कि मिट्टी के बर्तनों की और जो तांबे के बर्तन हैं वो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, उसमें पानी भर के रखा जाता था, सुबह उस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारी जितने भी हमारे खाने बनते थे घरों में उनका इस्तेमाल किया जाता था और उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में ही खाने बनाए जाते थे ताकि नुकसान कम से कम हो हमारी सेहत को। लेकिन अब जो मॉडर्निज्म आ गया, शीशे के बर्तन चलना शुरू हो गए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के बर्तनों में हमने खाना शुरू कर दिया, तो उससे हमारी सेहत बहुत ज़्यादा नुकसान उसको पहुंचना शुरू हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं, चाय पीते हैं यहाँ पर हम लोग जो मटका बिरयानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जैसे आप बात करी थी, तो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ कितनी रह जाती है उसमें? देखिए मैंने जैसे कहा कि ये इनको बहुत कम हीट चाहिए होती है और ये बॉइलिंग पे आना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए जो मटका चाय भी बनती है और ये सब उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जो जिसमें कहते हैं ना उसकी चाय का में जो कैल्शियम और वो चीज़ें उसके अंदर ही रहेंगी। अगर चाय की वजह से वो लॉस भी हो रही है ना टी की वजह से, तो वो उस पॉट की वजह से उसके अंदर ही रहेंगी। आप देखिए जो मटका चाय बना रहे होते हैं वो कभी भी उसको डायरेक्ट हीट पे रख के बहुत ज़्यादा फ्लेम के ऊपर, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर उसका नहीं जा रहा होता इफेक्ट, तो वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा। और अगर हम बिरयानी की बात करते हैं तो आप देखिए उन्होंने उसके ऊपर फॉइल से उसको कवर किया होता है, वो दैट मीन्स कि वो स्टीम में ही उसको कुक कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसके अंदर उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो मोर और लेस उतनी ही रहती है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होते। अच्छा। इसमें दो चीज़ें हैं जब हम क्ले पॉट्स यूज़ करे होते हैं ना, एक होते हैं ग्लेज्ड क्ले पॉट्स और एक होते हैं अनग्लेज्ड। ओके। जो अनग्लेज्ड होता है ना, जैसे देखिए मुनीबा हर चीज़ का फ़ायदा है और हर एक का नुकसान भी है। हाँ। जो क्ले के ओरिजिनल पॉट्स होते हैं ना, जो पहले हमारे वो एंसेस्टर्स भी यूज़ करते रहे और पहले टाइमों में थे,
वो पोरस होते थे, ठीक है, यानी कि वो ग्लेज्ड नहीं होते थे, वो पोरस होते थे। तो उसमें ये है कि समटाइम्स सिर्फ ये था कि पहले हमारे घर इस तरह के थे कि वहाँ पे लाइट लाइक सनलाइट आती थी, लोग धोते थे मट्टी के बर्तन को धूप में रखते थे। उसकी वजह ये थी कि वो पोरस होता है, तो उसके अंदर जैसे उन्होंने साबुन से उसको धोया या कोई ना कोई पार्टिकल फूड का उसके अंदर रह जाता था, पोरस मटेरियल था ना, तो उसके अंदर रह जाता था, तो वो उसको धूप में रखते थे ताकि वो सन की वजह से उसने हर चीज़ क्लीन हो जाए, अगला खाना बने तो वो चीज़ पहले से उसके अंदर कोई रेजिड्यूज ना हो। अब हमारे घरों का सिस्टम ये हो गया है कि वो बड़े क्लोज घर हो गए हमारे, ठीक है, धूप में हम उतना ज़्यादा ना चीज़ें रखते हैं ना खुद जाना पसंद करते हैं, तो अब उसकी वजह से जो ग्लेज्ड पॉट्स हैं, क्ले पॉट्स भी जो है वो ग्लेज्ड होना शुरू हो गया, यानी कि उसको बड़े ग्लेज कोटेड कर देते हैं। हाँ, देखते हैं। तो जब हम वो कर देते हैं ना क्ले पॉट्स पे, तो फिर उनका यूज जो है उतना बेनिफिशियल नहीं रहता। ओके, क्योंकि फिर वो सेम लाइक दूसरे सिंपल पॉट्स की तरह के, क्योंकि फिर उसमें वो न्यूट्रिटिव, उसका टेम्परेचर भी हाई वो मांगेंगे, क्योंकि वो ग्लेज है ना, ग्लेज जब ऊपर करते हैं तो वो समझ एक प्लास्टिक मटेरियल ही होता है, या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर से कोई चीज ना बाहर जा सके और बाहर वाली अंदर ना आ सके, भी नहीं होगी ना वो, एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो इसीलिए वो क्ले वाला कॉन्सेप्ट ये था कि उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छी होती थी। तो ये चीज़ है, अगर तो वो ग्लेज्ड पॉट यूज करें तो फिर उनकी मतलब जस्ट लाइक फायदा नहीं है फिर। अगर आपने अपने घर में यूज करने हैं क्ले पॉट्स है, तो आप ये ख्याल रखें कि ग्लेज्ड वाले आप मिट्टी के बर्तन ना यूज करें और दूसरे वाले बर्तन यूज करें, ताकि एटलीस्ट फ़ायदा तो होना हमारी सेहत को उस चीज़ का। अनम मंजूर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। अनम, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आई और इस हवाले से आपने हमारे साथ बात की है। और जनाब, उम्मीद करते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारी आज इस सेगमेंट में क्लियर हो गई होंगी कि हमने किस तरह खानों का इस्तेमाल करना है और कौन से बर्तनों में उनका इस्तेमाल करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।